हेलो एवरीवन, शिक्षा कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यूनिट फर्स्ट और सेकंड में तीन ही चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। इनके मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बेसिक के साथ में बताया है। अब हम यूनिट थ्री का चैप्टर फोर मीन्स यूनिट थ्री में चैप्टर फोर इंक्लूड है और इसका जो नाम है हिंदी में वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है। और इसका जो चैप्टर फाइव है इसको कोविड-19 की वजह से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, तो हम इस यूनिट का चैप्टर जो फाइव है उसके क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है। आइए सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रश्न पहला पढ़ते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने पहले ही बताई थी आपको कि जब भी कोई आवेश गति करता है, ठीक है, आवेश की गति करने से ही विभवांतर उत्पन्न होता है और विभवांतर के उत्पन्न होने से ही विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा बहती है। ठीक है। तो कोई भी आवेश अपने साथ विद्युत एवं चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। आवेश का गुण ही है कि आवेश जो है अगर वह गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होगी। देखिए, दो समांतर चालकों में अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो आकर्षण बल होता है, मीन्स आकर्षित करने वाली प्रकृति का होता है। तो जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षण बल उनके मध्य काम करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ सदैव होगा। अगर कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है तो कण का जो पथ है मीन्स कण का जो रास्ता है वो होगा सरल रेखीय। ठीक है। कैसा होगा उसका रास्ता? कण का सरल रेखीय होगा। ठीक है। मतलब एक रेखा में वह कण भी गतिशील हो, आवेशित कण जो है वो भी गतिशील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण है। हमने इसके पहले व्यंजक बनाया था, व्यंजक हमने इसका निकाले थे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, तो इसका व्यंजक आया था NIAB। मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है NIAB, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। जहाँ N है कुंडली में फेरों की संख्या, I है धारा और A है क्षेत्रफल और B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा NIAB। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि क्षेत्र और लूप का तल, पहला बोल रहा है समांतर हो, दूसरा बोल रहा है लंबवत हो, तीसरा बोल रहा है 45 डिग्री कोण हो, चौथा बोल रहा है कोई नहीं। देखिए, ये थ्योरम में हमने देखा था कि जब धारावाही लूप यानी कि कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होता है तो उसका बल आघूर्ण अधिकतम होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लंबवत हो। ठीक है। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। रिक्त स्थान में सबसे पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। देखिए, लॉरेंज बल की परिभाषा हमने लिखे थे
तो उसमें हमने ये लिखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? तो लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो होता है F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए ये लॉरेंज बल का सूत्र होता है F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ Q क्या होगा? तो Q आपको पता ही है किसके लिए आता है? आवेश के लिए। ठीक है, V किसके लिए आता है? तो V आता है विभव के लिए। ठीक है, B जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा जो है ये है कोण। ठीक है, मीन्स ज्या। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि लॉरेंज बल का सूत्र जो है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। क्या होता है इसका प्रतिरोध? अनंत होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्टमीटर वही कहलाता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वेरी गुड। देखिए यहाँ दोनों में आपको कंफ्यूजन है, वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, यहाँ अमीटर की बात कर रहा है। तो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है। किसका प्रतिरोध? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। देखिए इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आदर्श वोल्ट मीटर की बात कर रहा है। वोल्ट मीटर मतलब जो विभव को मापने का काम करता है। ठीक है, विभव और विभवांतर को। और अमीटर का मतलब, देखिए वोल्ट मीटर विभव को भी मापता है, विभवांतर को भी मापता है, विद्युत वाहक बल को भी। और जो अमीटर है वो धारा को मापता है। ठीक है, तो धारा को मापने के लिए मतलब उसका जो प्रतिरोध है, अगर आदर्श अमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा तो कब नहीं होगा? जब उसका प्रतिरोध कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। वोल्ट मीटर की बात आई तो अनंत, और अमीटर की बात आई तो शून्य। आदर्श शब्द लग जाएगा उनके सामने। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को, तो इसको हम कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने से आपका रिवीजन होता है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, और इसे हम म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? म्यू से। अब हम सही जोड़ी की ओर आते हैं। देखिए आपका ये जो सही जोड़ी है एनसीईआरटी की बुक से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकशीलता, ईंधन गुणांक तीनों के मात्रक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है टेस्ला। तो टेस्ला के लिए यहाँ पे टी आया है। टेस्ला के लिए यहाँ पे क्या आया है? टी। ठीक है, क्योंकि टेस्ला ने ही सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स। ठीक है, और ऐंठन गुणांक का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर इंटू रेडियन इनवर्स। ये है ऐंठन गुणांक का मात्रक। देखिए, आप इनकी परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिए। आपके नोट्स में बाकायदा बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको समझाई हूँ। ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग आप उनके सूत्र याद कर लीजिए और फिर उनका मात्रक और विमेय सूत्र निकाल के देख लीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की यूनिट के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।